नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा व्यास, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं वाले अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पूर्व हम संविधान निर्माण की क्या आधार भूमि रही, किन किन अधिनियमों ने संविधान के निर्माण के लिए आधार भूमि का काम किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान किसी भी देश का मूल कानून होता है। यही नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों को परिभाषित करता है। देश की आर्थिक क्रियाओं का विधि सम्मत तरीके से नियंत्रण करता है। राज्य व्यवस्था का संचालन इसका मूल उद्देश्य होता है। सभी प्रकार के अपराधों के विरुद्ध व्यवस्था संविधान ही देता है। स्वतंत्र भारत की विधि व्यवस्था 1950 के संविधान के द्वारा प्रदान की गई। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। अंग्रेजी राज्य की स्थापना से पूर्व मुख्यतः मुगलों व उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय शासकों का शासन था, जो पूर्णतः निरंकुश राजतंत्र की श्रेणी में आता है। तत्कालीन व्यवस्था के अनुरूप प्रशासन, न्याय इत्यादि का प्रबंध शासकों और सामंतों की इच्छा से होता था। इस हेतु कोई निश्चित लिखित नियम अथवा इससे संबंधित कोई कानून नहीं थे। न्याय और प्रशासन का संचालन परंपराओं, शासक की मंत्री परिषद अथवा सलाहकार परिषदों की सलाहों अथवा धर्मशास्त्रों व कुरान और हदीस आदि के आधार पर होता था। अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ न्याय व प्रशासन हेतु लिखित कानूनों की शुरुआत हुई। अंग्रेजी शासन में ब्रिटिश ताज के शासन व कंपनी के स्वयं के प्रशासन के संचालन हेतु अनेक अधिनियम बने, जिनमें 1813, 1833, 1853 के चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण हैं। 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। से भारत के संवैधानिक इतिहास का नया युग प्रारंभ हुआ। कांग्रेस का प्रथम काल, जिसे उदारवादी युग कहा जाता है, इसे यदि संवैधानिक युग भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस काल में कांग्रेस ने भारतीयों के अधिकारों की मांग हेतु संवैधानिक तरीकों का उपयोग किया। नागरिक अधिकारों व विधि के सम्मुख समानता हेतु कांग्रेस ने निरंतर संवैधानिक सुधारों की मांग की। कांग्रेस का संगठन प्रारंभ से ही प्रजातांत्रिक पद्धति पर था। इसी प्रक्रिया से संसदीय लोकतंत्र की भारतीय विचारधारा का जन्म हुआ। कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन का 1909 के भारत सरकार अधिनियम में प्रभाव दिखाई देता है, किंतु इसके प्रावधान कांग्रेस की दृष्टि में अपर्याप्त थे। पुनः 1919 के अधिनियम में भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने का एक भ्रम किया गया था। इसका वास्तविक उद्देश्य था जन आक्रोश को अप्रभावी कर भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ता प्रदान करना, किंतु भारत में प्रजातांत्रिक पद्धति के विकास में इसका योगदान कम नहीं था। इसके पश्चात 1935 के भारत सरकार अधिनियम को व्यापकता प्रदान की गई। यह पिछले संविधान की तुलना में अधिक प्रजातांत्रिक था, किंतु कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं थी। इसके विरुद्ध कांग्रेस का संघर्ष जारी रहा। 1920 के असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के मंच से नागरिक और जनतांत्रिक अधिकारों की मांग उठाई गई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया गया। उस समय कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की वकालत की थी। इस आंदोलन में भारी जन सहभागिता ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को सुदृढ़ता प्रदान की। अतः जब आज़ादी के बाद 1950 में भारतीय संविधान अस्तित्व में आया तो इसमें उन सभी तत्वों का समावेश किया गया। भारतीय जनता, भारतीय सोच, जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत दमित महसूस कर रहा था,
उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विकास का अधिकार और पूर्ण अवसर 1950 के संविधान ने प्रदान किया। इस संविधान के निर्माण में यह भी विशेष सावधानी बरती गई कि इसे एक ऐसे यंत्र के रूप में लागू किया जो भारत की आज़ादी की उपलब्धियों को सुरक्षित रख सके। 1935 के अधिनियम के लागू करने के लिए 1937 में इलेक्शन हुए। प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों का गठन किया, लेकिन इसी समय बीच में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना कांग्रेस से पूछे भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया। इसके विरोध में प्रांतों में गठित जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे इस्तीफे दे दिए। सरकार ने भारतीयों का सहयोग हासिल करने के लिए क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 1942 में क्रिप्स मिशन की नियुक्ति के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब ब्रिटिश सरकार को विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांगों की अधिक समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा, जिसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग हासिल करना। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके भारत की भावी नीति और युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव था युद्ध समाप्ति के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जो भारत के लिए नया संविधान बनाएगी। संविधान सभा में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भी होंगे। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें ब्रिटेन के हाथों से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण से उत्पन्न समस्याओं के हल की व्यवस्था होगी। संविधान सभा के आकार को निर्धारित करते हुए यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक प्रांतीय विधानसभा को अपनी सदस्य संख्या का 1/10 भाग भेजने का अधिकार होगा। भारतीय रियासतों को भी इसी अनुपात में प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान किया गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया, अतः क्रिप्स मिशन असफल रहा, किंतु इसके प्रस्तावों ने भारत के संविधान निर्माण की दिशा में सापेक्ष योगदान दिया। इसका महत्व इस बात में है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि संविधान निर्माण न केवल भारतीयों की जिम्मेदारी है बल्कि उनका अधिकार भी है। क्रिप्स के प्रस्ताव जो कि किसी को स्वीकार नहीं थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। कांग्रेस ने इसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से दबा दिया। इसके उपरांत भी इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिला दी थी, लेकिन इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ब्रिटिश सत्ता भारत में अब लंबे समय तक नहीं टिक सकेगी। अतः ब्रिटिश सरकार अब भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने पर विचार करने लगी। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके पश्चात मई 1945 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसके आधार पर जून-जुलाई 1945 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ, लेकिन यह सम्मेलन असफल रहा। पुनः 19 सितंबर 1945 को भारत संबंधी नई नीति की घोषणा की गई, जिसमें भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव सम्मिलित था। स्वतंत्र भारत के संविधान का स्वरूप निर्धारित करने के उद्देश्य से 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता तथा संविधान निर्माण के प्रश्नों को हल करना था। 26 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और उसकी जो अनुशंसाएं थी वो इस प्रकार थी: ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर भारत का एक संघ होना चाहिए
और कुछ राष्ट्रीय हित के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय प्रांतीय सरकारों के अधिकार में रहेंगे। ब्रिटिश सरकार की भारत पर प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। देशी रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हों अथवा स्वतंत्र रहें। केंद्रीय स्तर पर एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन हो। संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा जो संविधान बनाने का कार्य करेगा। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इस योजना में पृथक राष्ट्र की मांग नहीं थी। इसलिए संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा के 389 सदस्य प्रस्तावित थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य रियासती भारत से थे। किंतु प्रारंभ में केवल ब्रिटिश भारत के सदस्य ही संविधान सभा में सम्मिलित हुए। जब संविधान सभा के जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग ने भी चुनाव में भाग लिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य श्रेणी की 210 में से 199 सीटें जीती। संविधान सभा का विधिवत गठन नवंबर 1946 में पूर्ण हो गया। इसका प्रथम अधिवेशन 9 सितंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। पंडित नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, परंतु इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया था। पहले, दूसरे और तीसरे अधिवेशन में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई थी। इसी बीच 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हो गई। इस योजना में यह स्पष्ट किया गया था कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ संविधान सभा एक सर्वशक्तिमान संस्था बन गई। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक संविधान प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। संविधान प्रारूप समिति की 30 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक हुई। इसके बाद निरंतर 141 दिन तक बैठकें चलती रही, जिसमें संविधान का निर्माण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान प्रारूप समिति ने 315 धाराओं तथा 8 परिशिष्टों का संविधान प्रारूप तैयार करके 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और इस प्रारूप का 3 बार संविधान सभा में वाचन हुआ। इसके उपरांत अंततः 395 धाराएं और 9 परिशिष्ट का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। इसका अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू कर दिया गया। संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने तक बहस चली और अंतिम रूप प्रदान करने के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में संशोधन किए गए। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। इस प्रकार संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह तथा 19 दिन के अथक परिश्रम के बाद इसे अंतिम रूप प्रदान किया और यह जो संविधान बना यह दुनिया के संविधानों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जहां विश्व के अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में संविधान
वहाँ की आंतरिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। वहाँ भारत में एक ओर तो साम्राज्यवादी शासन का प्रभुत्व समाप्त किया, वहीं दूसरी ओर रियासतों में चले आ रहे निरंकुश राजतंत्र का अंत करके संवैधानिक प्रजातंत्र स्थापित किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नेताओं ने प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का चयन किया, जिसे स्थायित्व और मानवीय चेहरा प्रदान करने के लिए यह संविधान लागू किया। स्वाभाविक तौर पर संविधान का उद्देश्य सामंती संरचना का अंत कर जनवादी और प्रजातांत्रिक संविधान को स्थापित करना था और प्रजातंत्र स्थापित करना था। अतः भारतीय संविधान अपने आप में अनेक विशिष्टताओं को लिए हुए है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।